कहानियाँ। अपना कौन पराया कौन। बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में दो घनिष्ठ मित्र राधे श्याम और सीताराम रहते थे। दोनों ही शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी थे। आपस में प्रेम तो इतना था मानो दो सगे भाई हों। जीवन बहुत ही हंसी खुशी से गुजर रहा था कि अचानक राधे श्याम की पत्नी अपने दूधमुहे बालक विनोद को छोड़कर दुनिया से चल बसी। उन्हीं दिनों राधे श्याम को व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना था। समस्या थी तो उसे नन्हे बच्चे की, जिसे वो अपने साथ ले जा नहीं सकता था। उसने अपनी ये समस्या अपने मित्र सीताराम को बताई। इस पर सीताराम ने कहा, अरे भाई, इसमें परेशान होने की क्या बात है। विनोद को तो हम संभाल लेंगे। मुश्किल में मित्र ही एक दूसरे के काम आते हैं। तुम निश्चिंत होकर विदेश जाओ। राधे श्याम विदेश चला गया। संयोग से वहां जाकर वो ऐसे मामले में फंस गया कि अपने देश जल्दी वापस ना आ सका। इधर विनोद सीताराम के घर बड़े लाड़ प्यार से पलने लगा। विनोद एक सुंदर, स्वस्थ एवं मनोहर बालक था। सीताराम व उसकी पत्नी को ही वो अपना माता पिता समझता था। सीताराम निसंतान था। उसे भी विनोद से प्यार हो गया था। वो विनोद को अपने बेटे की तरह समझता था। वो अक्सर सोचता, काश ये उसका अपना बेटा होता तो बुढ़ापे की लाठी बनता। समय गुजरता गया। कई सालों बाद जब राधे श्याम अपने देश वापस आया तो सबसे पहले अपने मित्र के घर गया। बोला, मित्र, कहां है मेरा बेटा? मुझे दिखाओ। अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा, इतना बड़ा कि मेरे सामने आ जाए तो मैं पहचान भी न सकूं। राधे श्याम की बात सुनकर सीताराम उदास व गंभीर होकर बोला, मित्र, क्या कहूं, कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे विदेश जाने के कुछ ही दिनों बाद मर गया था। फिर विनोद को दिखाकर बोला, भगवान की कृपा से जब तुम विदेश में थे, हमारे घर भी एक पुत्र ने जन्म लिया। ये बात सुनकर राधे श्याम की आंखों से आंसू आ गए। वो बोला, भगवान की जैसी इच्छा, हम तुम क्या कर सकते हैं, पर तुम विनोद को मेरे यहां भी भेज दिया करो, मेरा दिल बहल जाएगा। सीताराम के कहने से विनोद कभी राधेश्याम के घर तो कभी दुकान पर जाने लगा। राधेश्याम जब भी विनोद को देखता तो उसे अपने बेटे की याद आ जाती। कई बार उसे लगता कि विनोद उसका अपना ही खून है, क्योंकि विनोद की शक्ल, सूरत व स्वभाव उससे काफी मिलते थे। अपने मन की ये शंका उसने एक दिन विनोद को भी बताई। ये बात सुनकर विनोद बोला, मगर सच्चाई तो सिर्फ पिताजी ही जानते हैं। जब तक वो अपने मुंह से न कह दें कि मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बात कैसे मान सकता हूं। राधे श्याम को भी विनोद की बात उचित लगी। एक दिन उसने सीताराम से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूं। तुम कहो तो विनोद को साथ लिए जाओ, मुझे सहारा रहेगा। सीताराम ने खुशी खुशी इजाजत दे दी। कुछ ही दिनों बाद विनोद व राधे श्याम लौट आए, मगर जैसे ही सीताराम ने विनोद को देखा, उसका दिल बैठ गया। विनोद की हालत बहुत खराब थी। वो कई दिनों से बीमार व कमजोर दिखता था। वो बैसाखी के सहारे चल रहा था तथा उसका एक हाथ बेजान लग रहा था। अरे, ये विनोद को क्या हुआ? उसने राधे श्याम से पूछा। क्या बताऊं मित्र, यहां से जाते ही विनोद बीमार पड़ गया। न जाने कैसा बुखार था कि इसके एक पैर व हाथ ने काम करना बंद कर दिया। अब तो ये अपाहिज हो गया। तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय अब तुम पर बोझ बन गया। लो, संभालो इसे। राधे श्याम की बात सुनकर सीताराम बौखला गया तथा बोला, नहीं नहीं, ये सब मेरे बस की बात नहीं। तुम ही संभालो इस अपाहिज को। मेरा बुढ़ापा मत खराब करो। ये तुम्हारा ही बेटा है। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि तुम्हारा बेटा मर गया। विनोद तुम्हारा ही बेटा है, मेरा नहीं। सीताराम की बात सुनकर विनोद ने बैसाखी गिरा दी तथा सीधा खड़ा होकर बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैंने तो सिर्फ सच व झूठ का फैसला करने के लिए यह नाटक किया था। अगर आप सचमुच मेरे अपने पिता होते तो मुझे हर हाल में अपना लेते। अब मुझे पता चला है कि मेरा अपना कौन है। आप तो मित्रता के नाम पर भी एक कलंक है। राधे श्याम विनोद को लेकर अपने घर चला गया तथा सीताराम लज्जित हो हाथ मलता रह गया। आने वाला संकट। बहुत समय पहले की बात है। कांतिनगर राज्य में
बलराम नामक हीरों का व्यापारी रहता था। हीरों तथा दूसरे रत्नों का अच्छा पारखी होने के कारण उसने अपने व्यापार में खूब तरक्की की थी। राज्य के अनेक उच्च अधिकारियों से उसकी जान पहचान थी। राजभवन में महाराजा के यहां उसका आना जाना था। प्रधानमंत्री तथा सेनापति भी उसके खूब परिचित थे। इन बड़े लोगों को वो अक्सर दावत पर बुलाकर अपनी दुकान के बहुमूल्य हीरे मोती दिखाता रहता था। एक बार बलराम व्यापार के सिलसिले में विदेश गया। वापसी पर बहुत से मणि माणिक्य के अलावा एक मनोहरी चमक वाला दुर्लभ कीमती हीरा लाया। इस हीरे को उसने राजा, प्रधानमंत्री और सेनापति के सामने प्रदर्शित किया। परिणामतः राजा, प्रधानमंत्री और सेनापति तीनों का मन उस हीरे पर ललचा गया। राजा ने बलराम को बुलवाकर कहा, बलराम, तुम विदेश से जो कीमती हीरा लाए हो वो हमें मिलना चाहिए। बदले में हम तुम्हारा पूरे वर्ष का कर माफ कर देंगे। हमें उस हीरे से जड़ी अंगूठी चाहिए। उन्हीं दिनों प्रधानमंत्री ने बलराम को अपने पास बुलाकर डराया, देखो, अगर तुमको इस राज्य में ठीक ढंग से अपना व्यापार करना है तो वो दुर्लभ हीरा अंगूठी में जड़कर हमें दे दो। वो हीरा हमारे अलावा और किसी को नहीं मिलना चाहिए। ऐसी ही धमकी भरी मांग उसके सामने सेनापति ने भी रखी और कहा कि हीरा उसी को दिया जाए। व्यापारी बलराम पसोपेश में पड़ गया। उक्त तीनों में से वो किसी एक को भी नाराज नहीं कर सकता था। अतः उसने तीनों के पास अलग अलग जाकर प्रार्थना की कि वे उस दुर्लभ हीरे के स्थान पर कोई दूसरा हीरा ले लें, लेकिन तीनों ही अपनी बात पर अड़े रहे। बलराम ने राजा की मांग के बारे में प्रधानमंत्री और सेनापति को बता दिया। फिर भी वे तीनों ही दुर्लभ हीरे की मांग करते रहे और ये कहते रहे कि अगर किसी और को देना हो तो उसे नकली हीरा दे दे। बलराम असमंजस तथा भय की स्थिति में आ गया। किसी एक को असली और दूसरे को नकली हीरा देना एक नया खतरा मोल लेना था। अतः उसने हीरों के पारखी अपने एक मित्र योगेंद्र नाथ से मिलकर उसकी राय से एक युक्ति निकाली। बलराम ने अन्य हीरा जड़ी अंगूठियां बनाई और बारी बारी वो तीनों के पास पहुंच गया। पहले वो राजा के पास गया, बोला, महाराज, वो दुर्लभ कीमती हीरा आपका हुआ, और हीरे की एक अंगूठी उसे थाम दी। प्रधानमंत्री और सेनापति को भी हीरा जड़ी एक एक अंगूठी थामते हुए बलराम ने कहा, श्रीमान, ये दुर्लभ और कीमती हीरा आपका हुआ। अंगूठियां प्राप्त करने के बाद राजा, प्रधानमंत्री और सेनापति तीनों ने ही बलराम पर संदेह किया और पूछा, कहीं तुम हमें चकमा तो नहीं दे रहे? ऐसा तो नहीं है कि तुम नकली हीरा देकर हमें संतुष्ट कर रहे हो? बलराम ने तीनों को ही विश्वास दिलाया कि मनोहारी चमक वाला असली दुर्लभ हीरा वही है। फिर भी यदि वे चाहें तो नगर के किसी दूसरे बड़े पारखी से उसकी जांच करवा लें। नगर का दूसरा बड़ा पारखी योगेंद्र नाथ ही था। उसने अलग अलग समय में तीनों अंगूठियों की परख की और तीनों को संतुष्ट कर दिया कि मनोहारी चमक वाला दुर्लभ हीरा वही है जो उनके पास है। अपना ये काम पूरा करके योगेंद्र नाथ बलराम के पास गया। उसने देखा कि बलराम अपनी दुकान और मकान का सारा सामान बांधकर कहीं और जाने की तैयारी कर रहा है। योगेंद्र नाथ ने उससे कहा, भाई, अपनी योजना के अनुसार राजा, प्रधानमंत्री तथा सेनापति तीनों की अंगूठियां में जड़े हीरों की परख करके मैंने उन्हें पूरी तरह संतुष्ट कर दिया है। अब तुम्हें भी अपने दिमाग से तनाव और भय को निकाल देना चाहिए। बलराम बोला, मेरे मित्र, तुम सचमुच मुझे एक संकट से उबार लिया। अब मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। लेकिन बलराम, ऐसा लगता है तुम तो शहर ही छोड़कर कहीं और जा रहे हो। जब तुम्हारा संकट टल गया तो फिर शहर छोड़कर जाने की क्या जरूरत है? योगेंद्र ने पूछा। बलराम बोला, भाई, मेरे असली संकट की घड़ी तो अब आने वाली है। जिस राज्य के राजा, प्रधानमंत्री और सेनापति में परस्पर ऐसी होड़ और प्रतिद्वंद्विता हो, वहां किस दिन अराजकता उत्पन्न हो जाएगी ये कोई नहीं बता सकता। वो दिन आने से पहले ही यहां से निकल जाना बेहतर है। इतना कहकर उसने अपने मित्र से विदा ली और वो अपने माल असबाब के साथ गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया अज्ञात नगर में बसने के लिए। एक भूत की प्रतिज्ञा। महाराज गंज की एक कच्ची गली में अधेड़ उम्र रघु सब्जी वाला अपनी अधेड़ पत्नी शोभा और जवान बेटे मदन के साथ रहता था। मदन निहायत ही नकारा और आवारा था। वो हर समय लोगों को परेशान करता रहता था।
और लोगों को तंग करने का उसका ढंग इतना खराब था कि अक्सर लोगों को चोट भी लग जाती थी। लेकिन मदन लोगों को चोट खाया देखकर बहुत खुश होता था, लोगों का मजाक उड़ाता था। रघु और उसकी पत्नी शोभा मदन को बहुत समझाते कि बेटा अब तू जवान हो गया है, फिजूल की शरारतें बंद कर दे और कुछ काम कर। तेरी माँ भी तेरी शादी करने के सपने संजो रही है। तू किसी काम धंधे में लग जाए तो अच्छी सी सुंदर सी लड़की देखकर तेरी शादी करवा दी जाए। बहू घर में आ जाएगी तो तेरी माँ को भी बहुत सुख मिलेगा। मदन अपने पिता की बात एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। वो एकदम चिकना घड़ा था, किसी की किसी भी बात का उस पर कभी कोई असर नहीं होता था। एक दिन मदन के पड़ोस के मकान में एक नए किराएदार सुखदेव मिश्रा जी आए, जो कि किसी सरकारी विभाग में बहुत बड़े अफसर थे। उनकी इकलौती लड़की मालती बहुत ही सुंदर थी। मदन ने उसे देखा तो उसका दीवाना हो गया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वो शादी करेगा तो मालती से ही करेगा। संयोग ऐसा हुआ कि मालती से मदन की जान पहचान भी हो गई और हट्टे कट्टे मदन को वो पसंद भी करने लगी। लेकिन मदन की आदतें जस की तस रहीं। लोगों को तंग करना, उन्हें खेल खेल में चोट पहुंचाना मदन ने जारी रखा। मदन के घर से कुछ दूर एक बहुत पढ़ाकू और मेहनती युवक रोहित रहता था। मदन उससे बहुत चिढ़ता था और उसे अपना पक्का दुश्मन मानता था, क्योंकि रोहित की अड़ोस पड़ोस के सभी लोग बड़ी तारीफ करते थे। अक्सर वो रोहित को भी कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाता रहता था, लेकिन रोहित बड़े ठंडे दिमाग का था। वो मदन के दुर्व्यवहार पर भी कोई एक्शन रिएक्शन नहीं दिखाता था। खुरापाती और बदमाशियां करने वाले मदन ने एक दिन तो हद ही कर दी। उसने एक पड़ोसी बद्रीनाथ की बैलगाड़ी के दोनों बैलों को ढेर सारी भांग खिला दी। उस दिन बद्रीनाथ बैलगाड़ी में अपनी बीमार पत्नी के साथ लेकर पास के कस्बे में वैद्य जी को दिखाने जा रहा था। बैलों के अंधाधुंध दाएं बाएं उछलने से बैलगाड़ी एक गहरे नाले के पास उलट गई। बद्रीनाथ, उसकी पत्नी और दोनों बैल नाले में जा गिरे। उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। किसी की समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, किंतु मदन तो जानता था कि सब कुछ उसका ही किया धरा था। बद्रीनाथ और उसकी पत्नी की मौत का उसे कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि उसे बड़ा मजा आया। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर सब देखता है और सबको उनके पापों का दंड अवश्य देता है। एक दिन मदन ने बहुत से पत्थर इकट्ठे किए और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उस दिन उसके खुराफाती दिमाग ने निश्चय किया कि उस दिन उधर से जो भी गुजरेगा उसे पत्थर मारकर घायल कर देगा। मदन पेड़ पर चढ़ा, किसी के उधर से गुजरने का इंतजार कर ही रहा था कि अचानक तेज हवाएं चलने लगी। मदन ने देखा कि पेड़ की जिस डाली पर वो बैठा है उसके आसपास की सभी डालियां बहुत हिल रही हैं। उसने सोचा इस तरह तो कोई न कोई उसे जरूर देख लेगा, क्यों न वो और अधिक ऊंची डाली पर छिप जाए। और फिर मदन और ऊंची डाली पर पहुंच गया, किंतु वो डाली पेड़ पर बंदरों के उछलने कूदने की वजह से बीच से कुछ चटक गई थी। और जैसे ही मदन उस डाली पर पहुंचा, डाली टूट गई और मदन सिर के बल नीचे गिरा। गिरते ही उसका सिर फट गया और वो मर गया। मदन मर तो गया, पर कहते हैं ना कि ऐसे अचानक मन में ढेर सारी इच्छाएं रखते हुए मर जाने वाले भूत बन जाते हैं। तो मदन भी एक भूत बन गया। भूत बने मदन की आंख खुली तो उसने स्वयं को एक जगह धरती पर पड़े पाया और उसके दोनों ओर बहुत सारे साए नजर आ रहे थे। एक तरफ सुंदर सौम्य सीधे सादे से चेहरे नजर आ रहे थे, जबकि दूसरी ओर दिखने वाले प्रत्येक चेहरा खतरनाक था। वे सब भूत थे। मदन ने दोनों ओर भीड़ की तरफ एकत्रित लोगों को देखा, फिर बुदबुदाया, मैं कहाँ हूं? ओए बदमाश, तू भूतों की दुनिया में है, इधर देख मेरी तरफ। बेहद खतरनाक चेहरे वाले एक भूत ने कहा। और हम भूतों में भी दो पार्टियां हैं। एक पार्टी में मैं रंगा और मेरा यार बिल्ला है, और दूसरी पार्टी हमारी है जिसमें मैं सतीश इंजीनियर और नरेश डॉक्टर हैं। अच्छे चेहरे वाले सुंदर सौम्य लोगों में से एक भूत बोला। और तुम भी मरकर भूत बन चुके हो, इसलिए फैसला करो कि तुमने किसके साथ रहना है। एक अन्य भूत ने कहा। तो मदन ने उसकी ओर देखा। उसका चेहरा मदन को कुछ जाना पहचाना लगा तो बोला, मुझे लगता है मैं तुम्हें जानता हूं। हाँ, जब मैं जीवित था तो तुम्हारा पड़ोसी था। मेरा नाम बद्रीनाथ था। एक दिन मेरे बैल पागल हो गए
और उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को एक गहरे नाले में गिरा दिया। मेरी पत्नी को तो मोक्ष मिल गया, पर मैं भूत बन गया। कहते कहते बद्रीनाथ का वो भूत रोने लगा। चचा, रो क्यों रहे हो? मदन ने पूछा तो शरीफों की तरफ का एक भूत बोला, ये ऐसे ही रोते रहते हैं। इनका 8 साल का एक बेटा अनाथ हो गया। उसे किसी रिश्तेदार ने शरण नहीं दी। बेचारा पेट भरने के लिए भीख मांगता रहता है और इन्होंने भी अभी तक ये निर्णय नहीं किया है कि ये रंगा बिल्ला की पार्टी में रहेंगे या इंजीनियर डॉक्टर की पार्टी में। अब तुम बताओ, तुम किसके साथ रहोगे? मदन तो था ही अक्खड़ स्वभाव का, झट से बोला, अरे मैं भी तो अभी अभी तुम लोगों के बीच आया हूं। पहले मुझे घूमने दो, फिर कुछ सोचूंगा। और फिर मदन उसी गली मोहल्ले में घूमने लगा जहां वो रहा करता था। जब वो अपने घर के पास पहुंचा तो ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि एक अर्थी पर उसकी लाश रखी हुई है और उसके माता पिता रघु और शोभा बिलख बिलख कर रो रहे हैं। रघु रोते रोते कह रहा था, इतना खूबसूरत था मेरा बेटा, हमारे बुढ़ापे की लाठी था। अभी थोड़ा नादान था, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद थी एक दिन वो हमारा सहारा बनेगा। मदन की माँ शोभा भी अपनी सखी सहेलियों और रिश्ते की औरतों से कह रही थी, कभी अपने बेटे को खिलाए बिना मैं तो खाना भी नहीं खाती थी। पता नहीं उसके बिना अब हलक से निवाले कैसे नीचे उतरेंगे। एक कोने में खूबसूरत मालती भी आंसू बहाते हुए अपनी एक सहेली से कह रही थी, मुझे मदन बहुत पसंद था। मैंने सोचा था कि एक दिन अपने पापा को भी ये बात बता दूंगी। उस दिन पहली बार खुराफाती मदन कुछ इमोशनल हो गया। जीवित रहते तो वो कभी भी अपने जीवन और काम के प्रति जरा भी गंभीर नहीं हुआ था, किंतु भूत बनने के बाद उससे महसूस हो रहा था कि कुछ लोगों के लिए वो कितना खास शख्स था। उसके बाद बहुत सारे महीनों तक मदन एक पीपल के पेड़ की डाल पर लटका रहा, वहां से जरा भी नहीं हिला। एक दिन बद्रीनाथ का भूत उसके पास आया और बोला, अरे तुम इस पीपल पर छिपे हो, रंगा बिल्ला और इंजीनियर डॉक्टर तुम्हें 1 साल से ढूंढ रहे हैं। मदन पेड़ से नीचे उतरा ही था कि एक बच्चे के रोने की आवाज ने उसे हिला दिया। उसने देखा वो धरती पर बैठा एक छोटा बच्चा फूट फूट कर रो रहा है और रोते रोते कह रहा है, माँ बापू मुझे भूख लग रही है। ये मेरा बेटा है। बद्रीनाथ उदास होकर बोला, मैं इसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं इसकी मदद करूंगा। मदन ने कहा और वो फौरन अपने घर की ओर दौड़ गया। रास्ते में शिवजी का एक मंदिर था। मदन उस मंदिर में गया और सिर झुकाकर बोला, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने माता पिता से बात कर सकूं। और भोले भंडारी तो हमेशा से ही अपने भक्तों पर बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं और भूत पिशाचों के तो वे एकमात्र इष्ट देव हैं। तो मदन की प्रार्थना पर पिघल गए और बोले, तथास्तु। मदन अपने घर गया तो उसके माता पिता उसे याद करके रो रहे थे। माँ बापू। मदन ने अपने माता पिता को पुकारा तो दोनों चौंक गए। ये तो अपने मदन की आवाज है, रघु बोला। हाँ, लेकिन मदन यहाँ कहाँ, वो तो भगवान को प्यारा हो चुका है, शोभा बोली। माँ बापू, मैं भूत बन गया हूँ और बहुत दुखी हूँ। बाहर गली में बद्रीनाथ चाचा का अनाथ बेटा भूख से तड़प रहा है। उसे अपने घर ले आओ और अपना बेटा बनाकर पालो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मदन ने कहा। रघु और शोभा तुरंत ही घर से बाहर निकले और थोड़ी देर बाद बद्रीनाथ के बेटे को अपने घर ले आए। मदन खुश होकर अपने घर से निकल गया। पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि लोगों को तंग करने से ज्यादा खुशी लोगों का भला करने से मिलती है। तुमने मेरे बेटे को अपना घर दिला दिया, तुम बहुत अच्छे हो। तभी मदन के कानों में बद्रीनाथ की आवाज पड़ी, जो कि उसके साथ साथ ही चल रहा था। तभी मदन की दृष्टि मालती पर पड़ी, जो रोहित के साथ एक पार्क की बेंच पर बैठी थी। मदन ने गहरी सांस लेकर बद्रीनाथ से कहा, अगर मैं जीवित रहते हुए एक अच्छा इंसान होता तो ये खूबसूरत युवती आज मेरे साथ होती। काश मेरे अंदर बुरी आदतें न होती, काश मैं एक अच्छा इंसान होता। अब पछताने से कोई फायदा नहीं, चलो रंगा बिल्ला और इंजीनियर डॉक्टर से मिल लो, बद्रीनाथ ने कहा। पर पहले ही सोच लो कि तुम किसकी पार्टी में शामिल होना है। आप किसकी पार्टी में हैं? मदन ने पूछा। किसी की नहीं, बद्रीनाथ ने कहा। कोई जबरदस्ती मुझे अपनी पार्टी में शामिल नहीं कर सकता। आखिर मैं भी एक भूत हूं, मुझ पर किसी दूसरे भूत का कोई जोर नहीं चल सकता। बातें करते करते मदन और बद्रीनाथ उसी जगह पहुंच गए
जहां रंगा बिल्ला और इंजीनियर डॉक्टर के ग्रुप अलग अलग बैठे थे। तुम किसकी पार्टी में शामिल हो रहे हो मदन? रंगा ने पूछा तो मदन गंभीर होकर बोला, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक भूत रहूंगा इंसानों की भलाई के लिए काम करूंगा। आप में से जो भी मेरा साथ देना चाहे मैं उन्हीं की पार्टी में रहूंगा। भूतों की महफिल में एकदम सन्नाटा छा गया। भूतों में पहली बार एक ऐसा भूत आया था जो इंसानों की भलाई की बात कर रहा था। हम और आप इंसान रहते हुए ही अगर अच्छे काम करते रहें तो हमें भूत बनकर कभी पछताना न पड़े। जरा सोचिए, अगर मदन एक इंसान के रूप में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता तो मालती जैसी खूबसूरत युवती के साथ सुखपूर्वक जीवन बिता रहा होता या नहीं। अपने इंसानी जीवन में अच्छे अच्छे काम कीजिए, वरना मरने के बाद भी आपको पछताना पड़ सकता है। कद्दू में से निकला बच्चा। भीमाबाद के सेठ कांतीलाल के घर में सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। उसकी कोठी बहुत बड़ी थी, घर में नौकर चाकर भी थे। कोठी के साथ ही एक विशाल बगीचा था जिसमें सुंदर सुंदर फूलों के हजारों पौधे थे। कांतीलाल की पत्नी शांता बड़ी धर्मपरायण थी। रोज सुबह शाम भगवान की पूजा करती थी। ईश्वर से रोज एक बच्चे का वरदान मांगती थी। पति पत्नी दोनों ही धार्मिक स्वभाव के थे। साधु संतों का भी बहुत सम्मान करते थे और उनके द्वार पर कभी कोई याचक आ जाए उसे कभी भी खाली हाथ विदा नहीं करते थे। एक दिन उनके द्वार पर एक कुबड़ा व बूढ़ा साधु आया। वो एक लाठी की मदद से झुक झुक कर चल रहा था। सेठ कांतीलाल की विशाल कोठी के लंबे चौड़े आंगन में आकर वो जमीन पर लेट गया और जोर से चिल्लाया, कोई है? आवाज सुनकर शांता स्वयं ही दौड़ी दौड़ी आंगन में आई। आंगन में लेटे हुए कुबड़े साधु को देखकर वो विनम्रता से बोली, महाराज आप जमीन पर क्यों लेट गए? आराम करना है तो अंदर आइए, पलंग पर लेटकर आराम कीजिए। नहीं, मैं यहीं ठीक हूं, कुबड़े साधु ने कहा, लेकिन मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। जरा कुछ देर मेरे पीठ की मालिश कर दे बेटी। जरूर, लेकिन मालिश के लिए सरसों का तेल थोड़ा सा गुनगुना करके ले आऊं, उससे आपको काफी आराम मिलेगा, शांता ने कहा। हाँ ले आ बेटी, कुबड़े साधु ने कहा। शांता तुरंत ही वापस पलट गई और थोड़ी देर बाद वो एक कटोरी में बहुत हल्का सा गरम किया सरसों का तेल लेकर आई तो कुबड़ा साधु बोला, बेटी तू तो इस घर की सेठानी लगती है। अगर तेरे घर में कोई नौकर हो तो मालिश के लिए उसे भेज दे। नौकर और नौकरानी तो कई है महाराज, किंतु पता नहीं वे आपकी ठीक से सेवा कर पाए या नहीं, इसलिए आपकी पीठ पर तो मैं ही तेल मलूंगी, शांता ने कहा। और वहीं जमीन पर बैठकर कुबड़े साधु का कुर्ता ऊपर कर उसकी पीठ पर सरसों का तेल मलने लगी। शांता के हाथ में जादू था। उसकी मालिश से कुबड़े साधु को नींद आ गई तो शांता अपनी साड़ी के पल्लू से साधु पर हवा करने लगी ताकि कोई मक्खी या मच्छर साधु को तंग न करे। थोड़ी देर बाद साधु की आंख खुली तो वो बोला, कुछ खाने को मिलेगा बेटी? बहुत भूख लगी है, अगर कुछ तैयार है तो यही ले आ। हाँ अभी लाई महाराज, शांता ने कहा और दौड़कर घर के भीतर गई। थोड़ी देर बाद वो एक सोने की थाली में ढेर सारे पकवान और एक बड़े गिलास में पानी लेकर आई और भोजन की थाली और पानी का गिलास कुबड़े साधु के सामने रख दिया। कुबड़े साधु ने छक्कर भोजन किया, फिर अपनी लाठी संभालता उठ खड़ा हुआ और अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद कर उसने हाथ हवा में लहराया और शांता से बोला, हाथ आगे बढ़ा बेटी। शांता ने हाथ आगे बढ़ाया तो उसके हाथ में अपनी मुट्ठी से एक बीज गिरा दिया और बोला, इस बीज को अपने घर की कच्ची जमीन में बो दे, राम जी तेरा भला करेंगे। उसके बाद कुबड़ा साधु तेजी से मुड़ा और लाठी खटखटाता कोठी के मुख्य द्वार से बाहर हो गया। शांता ठगी सी खड़ी रह गई। उसने कुबड़े साधु से बहुत सारे आशीर्वाद मांगने की कल्पना कर रखी थी, किंतु साधु ने तो उसके सिर पर हाथ भी नहीं फेरा और बिना कोई आशीर्वाद दिए चला गया। बेमन से ही कोठी के पिछवाड़े की कच्ची जमीन में एक क्यारी बनाकर खुदाई करके शांता ने कुबड़े साधु का दिया हुआ बीज बो दिया। अगले दिन शांता जब क्यारी में पानी देने के लिए आई तो ये देख हक्की बक्की रह गई कि क्यारी में 6 फुट ऊंचा पेड़ उभर आया था और उस पेड़ के तने में सबसे ऊपर एक कद्दू लटक रहा था। अरे ये कैसा पेड़ है?
जिसमें कद्दू उगा हुआ है। कद्दू की तो बेल होती है, पर ये तो पेड़ में उगा है, और वो भी एक ही दिन में। शांता बुदबुदाई। फिर उसने अपने पति को आवाज दी, अजय सुनते हो? आवाज सुनकर कांतिलाल वहां आया तो वो भी एक पेड़ पर कद्दू लटकता देख आश्चर्यचकित रह गया। ये कैसा पेड़ है और इसमें कद्दू कैसे लटक रहा है? कांतिलाल ने शांता से पूछा तो शांता ने उसे पिछले दिन आए कुबड़े साधु का सारा किस्सा कह सुनाया। ये कद्दू तो बड़ा है, आम कद्दुओं से 6 गुना बड़ा। मुझे ताज्जुब है, ये मरियल सा पेड़ इसका वजन कैसे संभाले है? कांतिलाल कद्दू और उसके पेड़ को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, और उसकी बात जैसे ही खत्म हुई कद्दू पेड़ से टूटकर नीचे गिरा। गिरते ही कद्दू फट गया और उसके बीचों बीच से एक छोटा सा बच्चा उठकर खड़ा हो गया तथा उआ उआ करके रोने लगा। अरे ये कद्दू में से बच्चा कैसे निकल आया? सेठ कांतिलाल चिल्लाया। शांता ने लपक कर उस रोते बच्चे को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। बच्चे को अपना आंचल उड़ाकर वो बोली, ये हमारा बच्चा है। मुझे लगता है साधु बाबा हमारी इच्छा बिना हमारे बोले ही जान गए थे, और ये बच्चा हमारे लिए उनका आशीर्वाद है। हाँ, कांतिलाल मुग्ध भाव से बच्चे को देखते हुए बोला, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल राजाओं और राजकुमारों जैसा। सेठ कांतिलाल के घर एक बच्चा आया। पहले ये खबर घर के सभी नौकरों में फैली, फिर आस पड़ोस में भी लोगों को पता चल गया। बच्चा आमतौर पर पैदा होने वाले नवजात शिशुओं से काफी बड़ा था। शांता बच्चे को नहलाने के लिए स्नान घर में ले गई तो वो बोला, माँ मुझे खुशबू वाला तेल भी लगाना है। क्या? शांता की आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। अभी हाल फिलहाल में पैदा हुआ बच्चा बोल भी रहा है और बातें भी कर रहा है और फरमाइश भी कर रहा है कि उसे खुशबू वाला तेल लगाना है। ये शांता के लिए अचंभे की ही बात थी। उसने बच्चे को नहलाया और खुशबू वाला तेल भी लगाया और उसके बाद बहुत अच्छे कपड़े पहनाए। फिर बच्चे ने जिस चीज की भी फरमाइश की उसके खाने के लिए वही चीज तैयार करवाई गई। सेठ और सेठानी बच्चे के साथ लाड़ प्यार जताने में ऐसे हुए कि सुबह से शाम हो गई, समय का कुछ पता ही नहीं चला। सेठ सेठानी ने उसी शाम अपने पारिवारिक पंडित जी को विशेष रूप से बुलवाकर बच्चे का नामकरण संस्कार करवाया। बच्चे का नाम देवांश रखा गया। उस रात सेठ कांतिलाल और सेठानी शांता देवांश को अपने बीच सुलाकर बड़े चैन की नींद सोए तो जरूर, लेकिन अगली सुबह उन पर बहुत भारी पड़ गई। भीमाबाद की सीमाओं के समीप बहने वाली नदी में देर रात को भयंकर बाढ़ आ गई और सुबह तक सारा भीमबाद पानी पानी हो गया। अचानक पानी में हिचकोले खाने से सेठानी और सेठ की आंखें खुली तो आसमान में सुबह का उजाला फैल रहा था और खुला आसमान सेठ सेठानी को अपने सिर पर दिखाई दे रहा था, जबकि वे तो अपने घर के शानदार सुंदर शयन कक्ष में सोए थे। बाढ़ के पानी में हिचकोले खाते सेठ सेठानी ने सबसे पहले एक दूसरे को देखा और देखते ही चिल्लाए, हमारा बच्चा। और तभी उनकी नजर पानी में ही अपने बीच सोते हुए मुस्कुराते देवांश पर पड़ी। दोनों ने लपककर देवांश के शरीर के नीचे अपने दोनों हाथ कर दिए। आश्चर्य की बात थी कि देवांश सिर से पांव तक भीगा हुआ था, फिर भी मुस्कुराता हुआ सो रहा था। खैर, जैसे अचानक ही बाढ़ आई थी वैसे ही अचानक कुछ देर में बाढ़ का पानी उतर गया। लेकिन बाढ़ का पानी उतरने के बाद सेठ सेठानी को पता चला कि उनकी शानदार कोठी बाढ़ के पानी में पूरी तरह ढह गई है और उसका अधिकांश सामान बह गया है, जबकि उनके शानदार बगीचे को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा था और उनके सभी पड़ोसियों के मकान ज्यों के त्यों थे। जैसे तैसे कांतिलाल और शांता ने अपने घर का बचा कुचा सामान एकत्रित किया और पड़ोसियों की मदद से कोठी वाली जगह ही एक झोपड़ी बनवाई और वहीं रहने लगे। उनके बगीचे में बेशुमार फूल पहले ही की तरह उग रहे थे। कांतिलाल ने अपने यहाँ काम करने वाले सभी नौकरों के आगे हाथ जोड़ दिए और विनम्र स्वर में कहा कि भाई, अब मैं कंगाल हो गया हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को आपकी तनख्वाह भी नहीं दे सकूंगा। कांतिलाल का पड़ोसी दयाराम उनका गहरा मित्र था। दोस्त की बुरी दशा में वो उसके घर आया और बोला, यदि कांतिलाल को उसकी किसी भी मदद की जरूरत हो
तो निसंकोच कहे। कांतिलाल ने विनम्रता से जवाब दिया कि फिलहाल तो बगीचे के फूलों की मालाएं बनाकर बेच बेच कर गुजारा चल जाएगा, बाद में कोई जरूरत हुई तो जरूर बताऊंगा। जाते जाते दयाराम ने एक नजर देवांश पर डाली और बोला, कांतिलाल, तेरा बेटा तो बड़ा मनहूस है, इसके कदम तेरे घर में पड़ते ही सारा घर ढह गया। नहीं नहीं, कांतिलाल ने कहा, इसके कदम तो बहुत शुभ हैं। इसी के शुभ कदमों का शुभ प्रताप है कि भयंकर बाढ़ में भी हमारा कुछ सामान और बगीचा बच गया और अभी भी हम 2 वक्त की रोटी चैन से खा सकते हैं। और फिर भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। कांतिलाल, तू समझ नहीं रहा है, इस बच्चे के आते ही तेरी कोठी ढह गई। इसी से साबित होता है कि ये बच्चा बड़ा मनहूस है। दयाराम ने कांतिलाल को समझाया तो कांतिलाल नम्रता से बोला, नहीं दयाराम, कोठी के ढहने में बच्चे का क्या दोष, जरूर कोठी के निर्माण में मैंने घटिया सामग्री लगाई होगी। दयाराम चला गया। फिर कांतिलाल और शांता अपने बगीचे से ताजे ताजे फूल चुनकर उनकी मालाएं बनाकर बेचकर गुजर बसर करने लगे। देवांश अन्य बच्चों के मुकाबले तेजी से बड़ा होने लगा। वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि भी था, इसलिए हर तरह की शिक्षा तेजी से ग्रहण करता था। कांतिलाल और शांता देवांश को बहुत प्यार करते थे। देवांश भी मालाएं बनाने में अपने माता पिता की पूरी मदद करता। कांतिलाल भीमबाद के मुख्य बाजार में मालाएं बेचने जाता और मालाएं बिक जाने पर घर के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री लेकर घर आता। दिन चैन से गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन कांतिलाल बहुत बीमार पड़ गया। उस दिन देवांश ने शांता से कहा, माँ, आज सारी मालाएं बेचने के लिए मैं बाजार जाऊंगा। पिताजी की उम्र बढ़ती जा रही है, अब उनके आराम के दिन है। उसके बाद मालाएं बेचने के लिए देवांश ही रोज बाजार जाने लगा। देवांश जवान हो गया तो कांतिलाल और शांता उसके विवाह के लिए लड़कियां देखने लगे। बहुत सी लड़कियां देखी, लेकिन खूबसूरती में कामदेव जैसा लगने वाला देवांश के योग्य उन्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं आई। भीमाबाद के महाराज भीम सिंह के एक ही संतान एक पुत्री थी। उन्हीं दिनों वो भी विवाह योग्य हो गई थी। एक दिन महाराज भीम सिंह ने सारे भीमाबाद में घोषणा करवाई कि आगामी पूर्णिमा के दिन राजमहल के निकट स्थित विशाल राज मैदान में राजकुमारी दिव्या का स्वयंवर आयोजित किया जाएगा, जिसमें भीमाबाद का विवाह योग्य हर अविवाहित युवक भाग ले सकता है। राजकुमारी दिव्या का पालतू हाथी अपनी सूंड में एक माला लेकर पूरे मैदान में चक्कर लगाएगा और वो जिस भी युवक के गले में माला डालेगा वही युवक राजकुमारी दिव्या का पति बनेगा। इस स्वयंवर को देखने के लिए भीमाबाद के लोग भी राज मैदान में पहुंच सकते हैं। जिस दिन भीमाबाद की सड़कों पर यह घोषणा की जा रही थी, उसी दिन बाजार में मालाएं बेच रहे देवांश के पास एक राज कर्मचारी आया और उसने देवांश से कहा, पूर्णिमा के दिन विशाल राज मैदान की सजावट के लिए बहुत सारे फूल और फूल मालाएं चाहिए। पूर्णिमा के दिन देवांश सुबह सुबह ही मालाएं और फूल लेकर राज मैदान पहुंच गया और राज कर्मचारियों के अनुरोध पर राज मैदान सजाने में उनकी सहायता करने लगा। स्वयंवर आरंभ हुआ तो भीमाबाद के सैकड़ों अविवाहित युवक राज मैदान में बिछाई गई कुर्सियों पर आकर बैठ गए, किंतु देवांश सबसे आखिर में एकत्रित स्वयंवर देखने वालों की भीड़ में खड़ा हो गया। निश्चित समय पर महाराज भीम सिंह और राजकुमारी दिव्या राज मैदान में स्थापित स्वर्ण सिंहासनों पर विराजे और राजकुमारी दिव्या के पालतू हाथी को मैदान में लाया गया। राजकुमारी दिव्या ने हाथी की सूंड में वरमाला थमाई और हाथी माला लिए वहां उपस्थित अविवाहित युवकों की दिशा में चक्कर काटने लगा। हाथी के साथ साथ एक महावत भी चल रहा था, जो बार बार हाथी को किसी के गले में वरमाला डालने के लिए प्रेरित कर रहा था। हाथी ने कई चक्कर काटे, लेकिन शायद उसे कोई युवक पसंद नहीं आया। उसने किसी भी युवक के गले में वरमाला नहीं डाली। 5-6 चक्कर काटने के बाद अचानक हाथी तमाशबीनों में अगली पंक्ति के एक कोने में खड़े देवांश की ओर लपका और उसने देवांश के गले में वरमाला डाल दी। राज मैदान में सन्नाटा सा छा गया। भली भांति प्रशिक्षित हाथी विवाह योग्य युवकों की ओर से भटककर स्वयंवर देखने आए लोगों में से किसी के गले में वरमाला डाल देगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजा भीम सिंह ने जब यह अनहोनी
हो गई तो देखी तो उन्होंने देवांश को आगे आने के लिए कहा। देवांश राज सिंहासन के निकट पहुंचा तो उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है? नहीं, देवांश ने कहा। तो महाराज भीम सिंह और राजकुमारी दिव्या के चेहरे पर प्रसन्नता की लकीरें उभर आई। ओ, हमारे हाथी ने राजकुमारी के पति के रूप में तुम्हारा चुनाव किया है। क्या तुम्हें भी राजकुमारी से विवाह करना स्वीकार है? महाराज भीम सिंह ने पूछा। जी, यदि मेरे माता पिता अनुमति देंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, देवांश ने कहा। तत्काल ही राज सेवकों को देवांश के माता पिता को सम्मान सहित राज मैदान में लाने के लिए भेजा गया। अपने बेटे के लिए राजकुमारियों जैसी ही कोई लड़की तलाश रहे कांतिलाल और शांता को भला क्या आपत्ति हो सकती थी? उन्होंने सहर्ष अनुमति दे दी। उसके बाद बड़ी धूमधाम से देवांश और दिव्या का विवाह संपन्न हुआ। विवाह में भीमाबाद की सारी जनता को भी आमंत्रित किया गया। उसमें कांतिलाल का मित्र दयाराम भी आया। उसका स्वागत सत्कार करते हुए कांतिलाल ने उससे कहा, देखा मित्र, मेरे जिस बेटे को किसी समय तुमने मनहूस कहा था, आज उसी ने मुझे राजकीय सम्मान दिलवाया है और मुझे राजा का समधी बना दिया है। और महाराज भीम सिंह ने कहा है कि चूंकि उनके कोई पुत्र नहीं है, इसलिए भविष्य में उनका दामाद ही भीमाबाद का राजा बनेगा। और क्या? दयाराम ने पूछा। महाराज ने कहा है कि उनके दामाद के माता पिता अब राजमहल में ही रहेंगे, कांतिलाल ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर गंभीर होकर बोला, शुभ अशुभ कुछ नहीं होता दयाराम, हमें कभी किसी को मनहूस नहीं समझना चाहिए। ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। वो जो करता है अच्छा ही करता है। जरा सोचो, अगर हमारी कोठी ढही न होती और हमने मालाएं व फूल बेचने का काम न किया होता तो क्या देवांश का भाग्य उसे राजकुमारी के स्वयंवर में ले जाता? हाँ, दयाराम ने सिर हिलाया। हमें कभी भी अपने मन में कोई वहम नहीं पालना चाहिए। कहते हैं, अगर सदा अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहते। यदि बुरा वक्त आ जाए तो हमें हिम्मत के साथ उसका सामना करना चाहिए। बुरे वक्त के बाद संभव है पहले से बहुत अच्छा वक्त आपके कदमों में आ रहा हो। चौपाई ने बचाई जान। मगध राज के राजकुमार चंद्रदत्त को आखेट करने का बहुत शौक था। वो आए दिन अकेला ही जंगल में निकल जाता और आखेट करता था। एक दिन जब वो आखेट से लौट रहा था तो उसे जोर की प्यास लगाई। पास ही एक बड़ा सा सरोवर दिखाई पड़ा तो राजकुमार प्यास बुझाने के लिए सरोवर पर जा पहुंचा। राजकुमार का घोड़ा भी उसी की भांति प्यासा था। जल देखा तो सरोवर में मुंह डालकर जल पीने लगा। उसी समय एक बहुत बड़े मगरमच्छ ने झपट्टा मारकर घोड़े की थूथन पकड़ ली। घोड़ा तड़प कर उछल पड़ा। दोनों में जोर आजमाइश शुरू हो गई, मगर घोड़े को जल में खींच ले जाना चाहता था, जबकि घोड़ा यथा शक्ति उसे जमीन पर खींच लाने को प्रतिबद्ध था। इस जोर आजमाइश में घोड़े की थूथन कट गई। कटी थूथन लिए वो जंगल की ओर दौड़ पड़ा। चंद्रदत्त उसे पुचकारते हुए उसके पीछे दौड़ा, लेकिन घोड़े को तो जैसे पंख लग गए थे। एक बार वो जंगल में घुसा तो फिर हाथ नहीं आया। राजकुमार के अस्त्र भी घोड़े की जीन में रखे हुए थे। घोड़े के साथ अस्त्र भी चले गए। निराश भाव से राजकुमार फिर से सरोवर पर लौटा। मगरमच्छ के आक्रमण से भयभीत होकर उसने सरोवर के दूसरे किनारे पर जाकर सावधानी पूर्वक जल पिया और पैदल ही अपने राज्य की ओर लौट पड़ा। संयोगवश गोनू झा भी उसी दिन अपनी किसी रिश्तेदारी में जा रहे थे। जंगल में एक छोटा सा तालाब देखा तो उसी के किनारे एक वृक्ष के नीचे गमछा बिछाकर विश्राम करने बैठ गए। उनका दूर का सफर था, इसलिए उनकी पत्नी ने मोटे मोटे 4 पराठे और 2 आटे के लड्डू एक कपड़े में बांधकर उनके झोले में रख दिए थे। गोनू ने कपड़ा खोला और भोजन करने का उपक्रम करने लगे। इतनी देर में थका मादा राजकुमार चंद्रदत्त भी वहां आ पहुंचा और वो भी उसी वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। औपचारिकतावश गोनू ने उससे भोजन के लिए पूछा तो थोड़ा सा नानुकुर करने के बाद राजकुमार ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। गोनू ने उसे 2 पराठे और 1 लड्डू खाने के लिए दे दिए। तभी कहीं से उठता हुआ एक कौवा वहां आ पहुंचा और भोजन मिलने की आशा में
उन दोनों से कुछ दूर आकर बैठ गया। गोनू ने पराठे का एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और कोय के आगे फेंक दिया। कोया रोटी के टुकड़े को खाने लगा। कोय ने रोटी का टुकड़ा खा लिया तो वो उड़कर सरोवर के पास पहुंचा और उस पर चोंच डालकर जल पीने लगा। उसने अपनी चोंच एक पत्थर पर रगड़ी और फिर से जल में अपनी चोंच डाली। कोय ने कई बार ऐसा किया। वो बार बार पत्थर से अपनी चोंच रगड़ता और फिर जल में चोंच डालकर पानी पीने लगता। ये देखकर गोनू के दिल में उद्गार फूटने लगे। वे गुनगुना उठे, घिसता है रुक रुक लगाता पानी, तेरे मन की बात कालिया मैंने सब कुछ जानी। ये सुनते ही चारुदत्त खुशी से चहक उठा। बोला, वाह मित्र, तुम तो कभी भी हो। कोय को देखकर कैसी सुंदर कविता रच डाली। गोनू बोले, अरे भाई कहाँ का कवि, मैं तो एक सामान्य सा इंसान हूँ। कोय की चतुराई देख रहा था कि मन के उद्गार मुंह से निकल गए। फिर भी कविता बहुत सुंदर है तुम्हारी, मैं इसे याद कर लूंगा, इसी बहाने तुम्हारी याद भी आती रहेगी, चंद्रदत्त ने कहा। अभी तक न तो गोनू ने और न चंद्रदत्त ने ही अपना परिचय दिया था। वैसे भी दोनों एक दूसरे का परिचय जानने की कोई उत्सुकता नहीं रखते थे। दोनों उठे और अपने अपने रास्ते पर चल दिए। वक्त बदला, मगध के राजा का निधन हो गया। राजकुमार चंद्रदत्त मगध के राज सिंहासन पर विराजमान हो गया। इधर गोनू भी अपने बुद्धि कौशल से मिथिला के राज दरबार में स्थान पा गए। राजकुमार ने गोनू की बनाई चौपाई एक दीवार पर लिख ली। यदा कदा वो उस चौपाई को गुनगुनाता रहता था। उसने नए सिरे से राज व्यवस्था ठीक कराई थी। घूसखोर कर्मचारी नौकरी से निकाल दिए थे और उनकी जगह नए ईमानदार कर्मचारी भर्ती कर लिए थे। इसी कारण राजा का एक मंत्री मनहीमन राजा चंद्रदत्त से जलने लगा था। वो किसी तरह राजा को मरवाकर सत्ता हथिया लेना चाहता था। उसने अपने कई सहायक भी ढूंढ लिए थे जो उससे मिलकर राज सत्ता हड़पने की कोशिश में लगे हुए थे। उन्हीं गद्दार सहायकों में से एक था राजा का शाही हज्जाम। उस हज्जाम का नाम था गोपाल। उसका रंग कोयले की तरह काला था, किंतु था वो अपने फन में बहुत माहिर। राजा चंद्रदत्त की न सिर्फ वो हजामत ही बनाता था बल्कि शरीर की मालिश भी किया करता था। मंत्री ने उसे अपने मंसूबे जताकर कहा था, यदि तुमने मेरा काम कर दिया तो दौलत से मालामाल कर दूंगा। तुम्हें इतना धन दे दूंगा कि फिर किसी की हजामत करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बस किसी दिन मौका मिलते ही फेर दो चंद्रदत्त की गर्दन पर उस्तरा। धन के लालच में गोपाल नाई राजा को मारने के लिए तैयार हो गया। एक दिन चंद्रदत्त नित्य की भांति हजामत करने के पटरे पर बैठा। गोपाल ने उसकी दाढ़ी के बाल फुलाने के लिए पहले पानी लगाया, फिर अपना उस्तरा एक पत्थर पर रगड़कर तेज करने लगा। घिस घिस की जो आवाज हुई तो चंद्रदत्त का ध्यान अकिस्मत ही दीपार पर लिखी गोनू की बनाई कविता पर चला गया और वो गुनगुना उठा। घिसता है रुक रुक लगाता पानी, तेरे मन की बात का लिया मैंने सब कुछ जानी। ये सुनते ही नाई भय से कांप उठा। उसके हाथ से उस्तरा छूट गया। वो सोचने लगा कि खुल गया भेद, राजा को सब कुछ पता चल गया है, अब मेरी खैर नहीं, राजा मुझे सूली पर चढ़वा देगा। यही सोच वो जल्दी से उठा और दरवाजे की ओर भाग छूटा। राजा आश्चर्य से उसे देखने लगा। नाई भागकर कहाँ जाता। राजा के आदेश से वो पकड़ा गया। नाई आते ही राजा के पैरों में गिरकर बार बार माफी मांगने लगा। मुझे क्षमा कर दो महाराज, मैं मंत्री के बहकावे में आ गया था और आपकी हत्या करने के लिए तैयार हो गया था। फिर वो सारी बातें उगलता चला गया कि किस प्रकार उसने आज राजा की गर्दन पर उस्तरा फिरकर उसे हलाक करना था। सारी बातें सुनकर राजा सन्न रह गया। उसने आनंद फानन में सेनापति को बुलाकर मंत्री और उसके साथियों को गिरफ्तार करवा लिया। इस प्रकार गोनू की लिखी चौपाई ने उसकी जान बचा दी। अब राजा चंद्रदत्त ने गोनू का आभार प्रकट करने के लिए उसकी खोज कराई। बड़ी कोशिशों के बाद उसके गुप्तचर ने सूचना दी कि जिस व्यक्ति ने यह चौपाई लिखकर राजा को दी थी उसका नाम गोनू झा है और वो आजकल मिथिला राज का एक सम्मानित सदस्य है। इस पर मगध नरेश ने सम्मान पूर्वक गोनू को अपने पास बुलवाया और उन्हें अपने राज दरबार में प्रधानमंत्री बनने का आमंत्रण दिया। किंतु गोनू ने विनम्रता पूर्वक राजा का ये निमंत्रण ये कहकर अस्वीकार कर दिया कि मगध नरेश, मैं मिथिलावासी हूँ और मुझे अपने राज से बहुत प्यार है। मैं देश सेवा को कभी नहीं छोड़ सकता। अपने जीते जी मैं मिथिला राज्य और मिथिलावासियों की भरपूर सेवा करता रहूंगा। आपने जो आमंत्रण दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कभी ऐसी स्थिति बनी तो मैं अवश्य आपके पास आ जाऊंगा।
मगध राज चंद्रदत्त गोनू की मातृभूमि के प्रति निष्ठा देखकर दंग रह गए। उन्होंने फिर गोनू से मगध का प्रधानमंत्री बनने का आग्रह न किया। कुछ दिन मगध के महल में राजा की मेहमानदारी स्वीकार कर गोनू वापस लौट आए और दैनिक चारे के अनुसार मिथिला राज दरबार में आने जाने लगे थे। पासा पलट गया। मिथिला नरेश का सबसे छोटा बेटा बहुत गप्पी था। उसके दो मित्र थे, एक राज के दीवान का बेटा, दूसरा एक धनी व्यापारी का पुत्र। तीनों में खूब पड़ती थी, क्योंकि राजकुमार के वे दोनों मित्र भी उसी की भांति गप्पी थे। एक दिन बातों ही बातों में तीनों में स्वयं को सबसे बड़ा गप्पी साबित करने की शर्त लग गई। तीनों में यह भी तय हुआ कि जो दूसरे की बात को झूठी कहेगा उसे 100 रुपए का दंड देना होगा। सबसे पहले दीवान के बेटे की बारी आई। उसने कहा, मेरे पितामह यहाँ के राजा थे और वर्तमान राजा के पिता मेरे पितामह के पास सेवक का कार्य किया करते थे। ये सुनते ही राजकुमार उछलकर खड़ा हो गया। बोला, ये बिल्कुल झूठ है। यहाँ के राजा आरंभ से ही मेरे परिवार के सदस्य रहे हैं। मेरे पितामह ने कभी किसी के यहाँ सेवक का कार्य नहीं किया। इस पर दीवान के पुत्र ने झट से अपनी हथेली आगे कर दी। बोला, अगर ये बात झूठ है तो निकालो 100 रुपए। शर्त के अनुसार राजकुमार को रुपए देने पड़े। अब व्यापारी के पुत्र की बारी आई। उसने गंभीर मुद्रा बनाकर कहा, एक बार मिथिला के एक राजा बहुत ही गरीब हो गए थे। इतने गरीब कि वे एक बार अपने पुत्र के साथ मेरे दादा के यहाँ भीख मांगने के लिए आए थे। ये सुनते ही राजकुमार का मुंह लाल हो गया। तेज स्वर में व्यापारी के पुत्र को घुड़कते हुए बोला, ये भी सरासर झूठ है। मेरे पितामह अथवा प्रपितामह के साथ ऐसी नौबत कभी नहीं आई। यदि मेरी बात झूठ है तो निकालो 100 रुपए। शर्त के अनुसार मैं जीत गया और तुम हार गए। व्यापारी के पुत्र ने कहा। राजकुमार को उसे भी 100 रुपए देने पड़े। अब राजकुमार की बारी आई। वो बोला, अभी मुझे महल वापस लौटना है, अतः ये बात कल तय करेंगे। दोनों ने उसकी बात मान ली और अपने अपने घर को चले गए। सारी रात राजकुमार इसी उधेड़-बुन में लगा रहा कि कल कैसे अपने दोनों मित्रों को पराजित कर उनसे पैसे वापस लिए जाए। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो उसने गोनू झा को बुलवाया और उसे अपनी समस्या बताई। सुनकर गोनू ने मुस्कुराकर कहा, अब आप निश्चिंत हो जाइए, मैं उनसे आपके पैसे निकलवा लूंगा। बस तुम इतना करना कि अपनी जगह मुझे कहानी कहने के लिए उन्हें रजामंद कर लेना। निश्चित समय पर वे तीनों फिर इकट्ठे हुए। व्यापारी के पुत्र और दीवान के बेटे को गोनू की उपस्थिति पर कोई ऐतराज न हुआ। उन्होंने राजकुमार की जगह पर गोनू की गप सुनने की सहमति व्यक्त कर दी। गोनू ने गप सुनानी आरंभ की। बोले, एक बार मिथिला राज्य में भीषण सूखा पड़ गया। अकाल की स्थिति पैदा हो गई। लोग अन्न के लिए त्राही त्राही करने लगे। तब राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने ये लिखवा कर के स्थिति ठीक हो जाने पर लोग उनका दिया हुआ अन्न चुका देंगे। लोगों में अन्न बांटना शुरू कर दिया। तुम दोनों के दादा भी राज दरबार में पहुंचे और राजा से अन्न देने की प्रार्थना की। राजा सब लोगों को एक एक मन गेहूं दे रहे थे, किंतु तुम दोनों के दादा जब ज्यादा गिड़गिड़ाए तो उन्होंने 10-10 मन अन्न देना स्वीकार कर लिया। अब तो वे दोनों रहे नहीं, किंतु उनकी संतानें इतनी नालायक और कृतिघ्न निकली कि उन्होंने राजा का दिया हुआ अन्न कभी लौटाया ही नहीं। इस विषय में उनके लिखे हुए कागज अब भी राज्य के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। महाराज जल्द ही उनके परिवार वालों को सम्मन भेजने का मन बना रहे हैं। इतना सुनना था कि दीवान पुत्र और व्यापारी का बेटा उछल पड़े। दोनों एक साथ बोले, ये बात बिल्कुल झूठी है। हमारे दादा या पिता ने कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया। तो फिर निकालो 100 रुपए। गोनू ने मुस्कुराकर कहा, और यदि सत्य मानते हो तो 10-10 मन गेहूं चुकता करो। दोनों शर्त हार गए थे, इसलिए उन्होंने रुपए देने में ही अपनी भलाई समझी। चुपचाप जेबों से निकालकर 200 रुपए गोनू के हाथ में पकड़ा दिए। गोनू ने वे रुपए राजकुमार को देने चाहे, लेकिन उसने ये कहकर रुपए वापस कर दिए कि वे इन रुपयों को अपना इनाम समझकर स्वीकार करे। बलिदान खटमलों का। एक बार मिथिला राज्य में इतना पानी बरसा कि बाढ़ आ गई। नदी नाले उमड़ पड़े। गांव से कुछ दूर बहने वाली नदी भी विशाल दरिया बन गई।
बाढ़ के पानी में गांव वालों की खड़ी फसलें डूब गई। लोग त्राहिमाम करने लगे। सौभाग्य से गोनू के एक खेत की फसल बच गई, क्योंकि ऊंचा होने के कारण नदी का पानी अभी खेत में पहुंच नहीं पाया था। पर जिस गति से नदी का प्रवाह बढ़ रहा था, उसे देखते हुए गोनू की फसल का भी बच पाना असंभव लग रहा था। गोनू झा नदी के किनारे पहुंचे और हाथ जोड़ नदी से अरदास की, हे सरिता माता, हे जीवन दायिनी, पुण्य सलीले, मेरी रक्षा करो, मेरे खेतों पर कृपा करो, उन्हें न डुबो माता, वापस लौट जाओ। यदि तुमने अपना प्रवाह बदल लिया तो मैं 108 रक्तधारी जीवों की बलि तुम्हें दूंगा। संयोग की बात है कि उसी दिन वर्षा बंद हो गई। नदी का वेग धीमा पड़ गया और जो पानी गोनू के खेतों में पहुंच चुका था वो भी धीरे धीरे निकल गया। खेतों में बचा हुआ जल धान के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। उस साल गोनू के खेतों में धान की भरपूर फसल पैदा हुई। वर्षों बाद ऐसी फसल पैदा होने की खुशी में गोनू अपनी उस मनौती को भूल गए जो उन्होंने नदी को इंगित करके की थी। एक बार उनकी पत्नी ने उन्हें याद दिलाया, पंडित जी महाराज, सरिता माता ने तो आपका घर धान की फसल से भर दिया, लेकिन आप उससे की गई मनौती को भूलते जा रहे हैं। मनौती की बात का स्मरण होते ही गोनू चिंतित हो उठे। उन्हें चिंता सताने लगी कि कैसे मनौती पूरी की जाए। मनौती कोई छोटी मोटी तो थी नहीं, पूरे 108 रक्तधारी जीवों की बलि सरिता माता को चढ़ानी थी। अब उन्हें पश्चाताप होने लगा कि उन्होंने क्यों ऐसी मनौती सरिता माता के सामने मांगी थी। उस रात देर तक गोनू को नींद नहीं आई। वे इसी उधेड़-बुन में लगे रहे कि मनौती कैसे पूरी की जाए। जिस चारपाई पर गोनू लेटे थे उसमें असंख्य खटमल भरे हुए थे। रात गहराने लगी तो खटमल चारपाई से निकलकर गोनू का खून चूसने लगे। गोनू ने डिबरी की लोग कुछ और तेज कर दी। उन्होंने चुन चुनकर खटमलों को मारना शुरू कर दिया। बहुत से खटमल उन्होंने मार डाले, यहाँ तक कि उनके हाथों खटमलों के रक्त से बुरी तरह सन गए, किंतु खटमलों का आक्रमण जारी रहा। अचानक खटमलों को देखकर गोनू को एक उपाय सूझ गया। क्यों न सरिता माता पर 108 खटमलों की बलि चढ़ाई जाए। ऐसा करने से मनौती भी पूरी हो जाएगी और चारपाई के कुछ खटमलों से भी निजात मिल जाएगी। बस फिर क्या था। गोनू चारपाई से उठे और एक साफ सुथरी बोतल उठा लाए। उन्होंने गिन गिनकर खटमल पकड़कर बोतल में डालने शुरू कर दिए। जब 108 खटमलों की संख्या पूरी हो गई तो कुछ खटमल और भी बोतल में डाल दिए, जिससे कि कोई भूल चूक बाकी न रहे। नित्य की भांति अगले दिन वे प्रातः ही उठे, बोतल पर फूल माला चढ़ाई और उसे ले जाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। बोतल कुछ देर तक तो पानी में तैरती रही, फिर नदी के तेज प्रभाव में पड़कर जल में समा गई। मनौती पूरी करने के बाद गोनू प्रसन्न भाव से घर लौट आए। घर आकर गोनू ने अपनी पत्नी को ये बात बताई तो वो कुछ रुष्ट स्वर में बोली, यद्यपि बलि के नाम पर आपने सरिता माता से छल किया है, तथापि मुझे खुशी है कि तुमने अपना मौखिक वचन तो निभाया। उस साल गोनू के खेतों में सबसे ज्यादा धान की फसल पैदा हुई। उन्होंने फसल कटवाई और उसे खलियान में इकट्ठा करवा दिया। एक रात उन्हें सपने में सरिता माता दिखाई दी, जो नदी की लहरों पर खड़ी कुपित स्वर में उनसे कह रही थी, गोनू, तुमने मेरे साथ छल किया है। बलि के नाम पर तुमने मुझे खटमलों की भेंट दी है। खटमल तो परजीवी होते हैं, वे तो स्वयं ही मानव रक्त पीकर अपना पोषण करते हैं। कोई भी देवी देवता किसी परजीवी की बलि स्वीकार नहीं करता। इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम्हें एक टोकरी भर धान से अधिक और कुछ न मिलेगा। आंखें खुली तो गोनू चिंतित हो उठे। तभी एक विचार उनके मन में कूदा, क्यों न 108 मन धान रखने के योग्य कोई पक्का गड्ढा बनवाया जाए। ये विचार आते ही वे एक बड़ा सा गड्ढा बनवाने में जुट गए। उन्होंने गड्ढे के मुंह पर एक टोकरी रख दी और उसके पैंदे को काट दिया। पैंदी कटी उस टोकरी में वे धान डलवाने लगे। अब स्थिति ये थी कि कितना भी धान डाला जाता सब गड्ढे में समा जाता। धान का आता पता ही नहीं लगता। जब तक गड्ढा भरा नहीं, ऊपर रखी टोकरी खाली ही रही। अंततः वो समय भी आया जब टोकरी धान से भर गई। उस रात को गोनू ने फिर से एक सपना देखा। नदी की लहरों पर खड़ी सरिता माता उनसे कह रही थी, गोनू, मैं तुम्हारी चतुराई से प्रसन्न हूँ। आखिर हो तो तुम काली माँ के परम भक्त। मैं काली माँ को नाराज नहीं करना चाहती, इसलिए अपना पहले दिया हुआ शाप वापस ले रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आगामी जीवन में तुम हमेशा चिंता मुक्त रहोगे। बिल्ली दूध नहीं पीती। मिथिला नरेश समय समय पर अपने दरबारियों का बुद्धि परीक्षण करते रहते थे। एक बार एक ऐसे ही परीक्षण के लिए उन्होंने अपने 10 दरबारियों का चयन किया, जिनमें से एक गोनू झा भी थे। उन्होंने चयनित दरबारी बुलवाए और उनसे कहा,
मैं आप सभी को एक एक बिल्ली दे रहा हूँ। साथ ही बिल्ली को नियमित रूप से दूध पिलाने के लिए एक एक दुधारू भैंस भी देता हूँ। इन दोनों को आप सभी अपने अपने घर ले जाएं और बिल्ली को खूब खिलाएं पिलाएं। वो जितना भी दूध पी सके उसे पीने दे। 3 महीने बाद मैं सभी की बिल्लियों का निरीक्षण करूंगा। जिसकी बिल्ली सबसे मोटी ताजी होगी उसे इनाम दिया जाएगा, लेकिन जिसकी बिल्ली दुबली पतली और कमजोर पाई गई उसे दंड दिया जाएगा। सभी दरबारी भैंस और बिल्ली लेकर अपने अपने घर लौट गए और बिल्ली को खूब खिलाने पिलाने लगे। गोनू भी भैंस को खूब खिलाते पिलाते उसे नियमित रूप से हरा चारा देते, लेकिन भैंस जितना दूध देती सारा का सारा बिल्ली चट कर जाती। गोनू और उनकी पत्नी के लिए जरा सा भी दूध न बचता। 4-5 दिनों तक यही क्रम चलता रहा। फिर गोनू ने सोचा कि ये तो मैं मूर्खता का कार्य कर रहा हूँ। भैंस की टहल टकोरी, उसकी सेवा हम पति पत्नी करते हैं और उसका दूध पी जाती है ये बिल्ली। इस बिल्ली को दूध पिलाना बंद करना चाहिए। लेकिन तभी उनके मन में विचार उठा कि यदि हमने बिल्ली को दूध पिलाना बंद कर दिया तो वो दुबली और कमजोर हो जाएगी और तब महाराज मुझे दंड देंगे। इसलिए कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, बिल्ली भी दुबली न हो और हम पति पत्नी को भी भैंस का दूध पीने को मिलता रहे। गोनू बहुत देर तक सोचते रहे। अंततः एक उपाय उन्हें सूझ ही गया। उन्होंने एक बड़े से कटोरे में दूध भरकर उसे आग पर खूब खौलाया और फिर बिल्ली को बुलाकर दूध का कटोरा उसके सामने रख दिया। बिल्ली ने दूध सूंघा, लेकिन दूध गर्म होने के कारण वो तुरंत वहां से हट गई। लेकिन गोनू उसे कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने बिल्ली की गर्दन पकड़ी और जबरन उसका मुंह कटोरे में डाल दिया। बिल्ली बहुत झटपटाई। उसने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन गोनू कसकर उसकी गर्दन पकड़े रहे। कुछ देर बाद उन्होंने बिल्ली को आजाद कर दिया। छूटते ही बिल्ली ऐसी भागी जैसे उसकी पीठ पर जलता हुआ अंगारा रख दिया गया हो। गोनू ने उसे पुचकार कर अपने पास बुलाना चाहा, किंतु बिल्ली न आई। वो दूर से ही भयभीत नजरों से कटोरे को देखती रही। यही क्रम कई बार चला। गोनू ने कई बार दूध खौलाकर जबरन बिल्ली का मुंह खौलते दूध में डालकर उसे पीने के लिए विवश किया। अब स्थिति ऐसी बन गई कि दूध देखते ही बिल्ली भाग खड़ी होती और पीछे मुड़कर भी न देखती। गोनू और उनकी पत्नी खूब दूध पीते और बिल्ली को रोटी भात खिलाते। इस तरह 3 महीने बीत गए। राजा ने सभी दरबारियों को, जिन्हें भैंस और बिल्ली दी गई थी, दरबार में बुलाया। सबकी बिल्लियों का निरीक्षण किया गया। सभी दरबारियों ने राजा के आदेश से अपनी अपनी बिल्लियों को खूब दूध पिलाया था, इसलिए सभी बिल्लियां खूब मोटी ताजी हो गई थी। लेकिन जब राजा ने गोनू को बिल्ली को देखा तो वे हैरत में पड़ गए। गोनू की बिल्ली बिल्कुल दुबली पतली थी। राजा ने इसका कारण पूछा तो गोनू झा बोले, महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। सच तो ये है कि मेरा मुकद्दर ही खराब है। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि गोनू क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने गोनू से कहा, साफ साफ कहो, तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है? गोनू बोले, महाराज, मेरी बिल्ली तो दूध पीती ही नहीं, दूध देखते ही भाग खड़ी होती है। अब आप ही बताइए, जब बिल्ली दूध पीती ही नहीं तो इसमें मेरा क्या दोष है? राजा को गोनू की बात पर बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने गोनू की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने गोनू पर बिगड़ते हुए कहा, गोनू झा, तुम झूठ बोलकर दंड से बचना चाहते हो। भला ऐसा भी कभी हो सकता है कि कोई बिल्ली दूध से नफरत करे? गोनू झा बोले, महाराज, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप स्वयं ही बिल्ली की जांच करवा लीजिए। यदि मेरी बिल्ली दूध पी ले तो जो भी दंड उचित समझे मैं उसके लिए सहर्ष तैयार हूँ, लेकिन अगर बिल्ली दूध न पिए तो इनाम मुझको ही मिलना चाहिए। महाराज मान गए। उन्होंने उसी समय एक कटोरे में दूध भरकर मंगवाया और बिल्ली के आगे रखवा दिया। बिल्ली दूध को देखते ही भाग खड़ी हुई। वहां उपस्थित दरबारियों ने कई बार बिल्ली को पकड़कर उसे दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली को जैसे ही कटोरे के समीप लाया जाता वो दूध को देखते ही वहां से भाग जाती। ये सब देखकर महाराज समझ गए कि जरूर गोनू ने ही किसी चतुराई से बिल्ली को दूध पीने से विमुख किया है। उन्होंने गोनू की प्रशंसा की और कहा, गोनू झा, मैं समझ गया हूँ, तुमने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बिल्ली को दूध न पीने की आदत डाल दी है। वाकई तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है, इसलिए मैं पहला इनाम तुम्हें ही दिए जाने की घोषणा करता हूँ। तुम्हें शाही खजाने से 100 अशर्फियां इनाम स्वरूप दी जाएंगी। साथ ही वो भैंस भी तुम रख सकते हो। इनाम पाकर गोनू खुशी खुशी घर लौट गए। बैल पुराण। किस्सा उन दिनों का है जब गोनू झा अपनी खेती बाड़ी पर ही निर्भर रहते थे। राज दरबार में उन्हें सभासद का पद तब तक नहीं मिला था। गोनू का एक बैल बूढ़ा होकर मर गया था। अब बैल के बिना खेतों की जुताई कैसे होती, सो उन्होंने नया बैल लाने का निश्चय किया। पड़ोस के गांव में महीने में एक बार पशुओं का मेला लगता था। गोनू ने अंटी में रुपए सहेजे और बैल खरीदने के लिए चल पड़े।
मेले में घूम फिर कर उन्होंने कई बैल देखे। फिर एक बैल उन्हें जच गया। नया बछड़ा था और बढ़िया नस्ल का था। गोनू ने बैल का मोल भाव किया और सौदा पट गया। उन्होंने बैल के दाम चुकाए, बैल विक्रेता से रसीद बनवाई और बैल का रस्सा थामकर अपने गांव लौट पड़े। रास्ते में उन्हें अनेक राहगीर मिले जिन्होंने उनसे बैल के विषय में अनेक प्रश्न किए। किसी ने पूछा, भैया ये बैल कितने का खरीदा है? किसी ने पूछा, बैल कौन सी नस्ल का है? किसी ने ये प्रश्न कर डाला कि बैल अभी एक दांत है या दो दांत। अनेक लोगों के अनेक प्रश्नों का उत्तर देते देते गोनू परेशान हो गए। गांव की सीमा में दाखिल हुए तो उन्हें एक तरकीब समझ में आ गई। उन्होंने सोचा कि गांव वाले भी बैल के बारे में तरह तरह के प्रश्न करेंगे, अतः क्यों न सबको एक बार ही बता दिया जाए। बस फिर क्या था। गोनू ने बैल को एक वृक्ष से बांधा और चढ़ गए। वृक्ष पर एक ऊंची लेकिन मजबूत पेड़ की शाख पर खड़े होकर उन्होंने आवाजें लगानी शुरू कर दी। अरे गांव वालों, जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए एक दिलचस्प खबर लाया हूँ, जल्दी करो, नहीं तो एक बार खबर को बताकर मैं दोबारा उस खबर को नहीं बताऊंगा। जिसने सुना वही वृक्ष की ओर दौड़ पड़ा। धीरे धीरे गांव के अनेक लोग पेड़ के नीचे जमा हो गए और उनसे उस खबर को सुनने का आग्रह करने लगे। गोनू ने उनमें से किसी को भी उत्तर न दिया। लोग उनसे पूछते तो वे अपने होठों पर उंगली रखकर उन्हें चुप रहने को कह देते। जब गांव के अधिकांश लोग पेड़ के नीचे जमा हो गए तो गोनू ने कहा, ग्रामवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें इस बैल की बैल पुराण सुनाता हूँ जिसे मैं अभी अभी पशुओं के मेले से खरीद कर लाया हूँ। तुम लोग बार बार मुझसे बैल के बारे में प्रश्न न करो, इसलिए एक बार में ही मैं सबको बताता हूँ। मैंने इस बैल को 400 रुपये में खरीदा है। ये उत्तम नस्ल का बैल है और अभी एक दांत ही है। मेरे पास ज्यादा रुपए नहीं थे, अन्यथा मैं इसका जोड़ीदार बैल भी खरीद लाता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बैल खरीदने के लिए मेरे पास रुपए कहाँ से आए, तो ये भी सुन लो कि मुझे अपने आंगन में मेरी माँ द्वारा गाड़ी हुई एक मटकी मिल गई थी। उसी में रुपए मिले थे तो मैंने ये बैल खरीद लाया। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि बिना पूछे आप लोगों को चैन ना आता। आप मुझसे बार बार बैल के बारे में ही पूछ कर मुझे हलकान कर देते, इसलिए मैंने एक बार में सबको बता देना मुनासिब समझा। बैल के बारे में कुछ और भी जानना चाहें तो आप अभी मुझसे पूछ लें, बाद में मैं बताने वाला नहीं हूँ। ग्रामवासी अचरज में थे कि आज गोनू को क्या हो गया। वे तो बहुत मिलनसार थे, फिर आज इतने झल्लाए हुए क्यों हैं? एक ग्रामवासी ने उनसे पूछ लिया, गोनू पंडित जी, क्या यही बात बताने के लिए आपने हमें बुलाया था? हाँ, इसी बात को बताने के लिए मैंने तुम्हें इकट्ठा किया है। गोनू बोले, अब किसी और की कोई जिज्ञासा बैल के बारे में पूछने की रह गई हो तो वो भी पूछ ले, नहीं तो मैं नीचे उतरता हूँ। ग्रामवासी अवाक कोई न बोला। गोनू पेड़ से नीचे उतरे, बैल का रस्सा खोला और अपने घर की ओर चल पड़े। बाद में किसी भी ग्रामवासी की हिम्मत उनसे बैल के बारे में पूछने की न हुई। ऐसे थे गोनू झा। गोनू की सूझबूझ। गोनू झा की बुद्धि बहुत तेज थी। वे जहां भी जाते वहां से कुछ न कुछ इनाम अथवा कोई सम्मान लेकर जरूर लौटते थे। इसी कारण गांव के कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। वे लोग बाहर के चोरों को उकसा देते थे कि आज गोनू बहुत सम्मान लेकर घर लौटे हैं, रात को मार दो उनके घर पर छापा। परिणाम यह होता कि उनके घर चोरों का आना जाना प्राय बना ही रहता था। लेकिन गोनू भी कमाल की सूंघ रखते थे। चोरों के आगमन की खबर उन्हें किसी न किसी प्रकार से मिल ही जाती थी। एक रात की बात है, गोनू को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी बातों में उलझाकर आधी रात तक जगाए रखा। तंग आकर पत्नी बोली, पंडित जी महाराज, आधी रात हो चुकी है और तुम्हारी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा करो कि तुम बेशक सारी रात जागते रहो, किंतु मुझे तो सोने दो, मेरी आंखों में जोर से नींद आ रही है। ये कहकर पत्नी ने करवट बदल ली, लेकिन गोनू कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने पत्नी को अपनी ओर घुमाते हुए कहा, अरे कुछ देर तो और जागो, सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत मजेदार बात बताने जा रहा हूँ। मजेदार बात सुनने के लालच में पत्नी उठकर बैठ गई। गोनू बोले, प्रिया, आज तुमने मुझसे ये तो पूछा ही नहीं कि मैं इतनी देर गए घर क्यों लौटा था। क्या ये बात मुझे पूछनी चाहिए थी? पत्नी ने उल्टा गोनू से ही प्रश्न कर दिया।
देर गए, घर लौटना तो तुम्हारा रोज का काम है, और फिर तुम्हें स्वयं ही कारण बता देना चाहिए था। बताने में इतनी देर क्यों लगाई? इसलिए नहीं बताई क्योंकि उस कारण को बताने का समय अब आया है। सुनो, आज मैं नगर के एक मशहूर ज्योतिषी के पास गया था, ये जानने के लिए कि हमें संतान की प्राप्ति कब होगी। फिर क्या बताया ज्योतिषी ने? पत्नी ने दिलचस्पी भरे भाव से पूछा। संतान के नाम पर उसकी भी नींद जाती रही थी। ज्योतिषी ने मुझे बताया कि हमें 4 पुत्र प्राप्त होंगे। गोनू ने बताया। क्या सच? क्या वाकई हमें 4 पुत्र रत्न प्राप्त होंगे? पत्नी ने अविश्वास भरे स्वर में कहा। कहीं ये बात तुम मुझे खुश करने के लिए तो नहीं कर रहे? कैसी बातें कर रही हो प्रिय? और फिर तुम्हें खुश रखना तो मेरा फर्ज बनता है, गोनू बोले। बल्कि मैंने तो अपने 4 बेटों के अभी से नाम भी सोच लिए हैं। अच्छा, भला मैं भी सुनूं कि तुमने क्या क्या नाम सोच रखे हैं अपने होने वाले बेटों के? पत्नी ने मन ही मन पुलकित होते हुए पूछा। तो सुनो, मेरे बड़े बेटे का नाम होगा पलटन, मझले का नाम फीरन, संझले का नाम घूरन और सबसे छोटे बेटे का नाम होगा चोर। पत्नी चिढ़ गई, बोली भला ये भी कोई नाम हुए? कोई अपने बेटे का नाम चोर रखता है? इससे खराब नाम और क्या हो सकता है? अरे नाम में क्या रखा है? गोनू हंसते हुए बोले। ये तो सोचो, जब घर में पिता सहित 4 जवान पुत्र होंगे और वे लाठी भांजते हुए घर से निकलेंगे तो चोरों की तो नानी ही मर जाएगी। वे हमारे घर का नाम सुनते ही कांपने लगेंगे। पत्नी को गोनू की बातें सुन सुनकर फिर से ऊब होने लगी। उसने करवट बदल ली, लेकिन गोनू ने उसे झकझोरते हुए कहा, अरे तुम तो फिर से सोने लगी। तुमने मेरी पूरी बात तो सुनी ही नहीं। जानती हो, जब हमारे घर में चोर घुसेंगे तो हम चोरों को किस तरह से बुलाएंगे? कहकर गोनू जोर जोर से हाक लगाने लगे। हो पलटन बाबू, हो फीरन बाबू, हो घूरन, हो चोर। गोनू झा ने इतनी जोर से हाक लगाई कि पड़ोस के पलटन झा, फीरन मिश्रा, घूरन चौधरी आदि लोग लाठियां ले लेकर उनके घर के सामने आ पहुंचे। गोनू ने जल्दी से घर की खिड़की की चटखनी खोली और अंदर छिपे चोरों की ओर संकेत करके कहा, भाइयों, यहाँ छिपे हैं हमारे बिन बुलाए मेहमान। बस फिर क्या था, लोग पिल पड़े चारों पर। पहले उन्होंने खूब धुलाई की, फिर उनके हाथ पांव रस्सी से कसकर बांध दिए। सुबह उठते ही चोरों को राजा की सुरक्षा प्रहरियों के हवाले कर दिया गया।